बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बड़ा ऊर्जा का संचार हो गया है हमारे स्टूडियो में अचानक दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देख करके, क्योंकि राजनीति की खबरों में एक तो मतलब मजा भी आता है, इंपॉर्टेंट भी होती है। अब दिग्विजय सिंह ने जो बोल दिया है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, ये पिक्चर पोस्ट की दिग्विजय सिंह ने और कहा है कि ये है आरएसएस की ताकत। नरेंद्र मोदी अपने नेता के चरणों पर फर्श में बैठे हैं और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये संगठन की शक्ति होती है, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। आज दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी में कहा, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कांग्रेस पार्टी क्या करती है, प्रदेश अध्यक्ष बना दो। नीचे है संगठन, कुछ नहीं, नीचे कोई नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बना दो, एक मूर्ति बैठा दो, वो देखेगा, जो करेगा अपनी मनमर्जी करेगा। ये सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाया। 19 तारीख को ट्वीट करके बोला था, संगठन बनाइए। राहुल गांधी को टैग करके लिखा था, संगठन का सृजन कीजिए राहुल जी, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं है। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मेरा अपना मानना है, यहां ब्रेक में भी यही बहस कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह की लगातार इन बातों को कहने का क्या मतलब। मैंने आपको बताया, ये पहले राजनीतिक गुरु थे राहुल गांधी के। क्या ये राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं? सबने कहा नहीं। मैं भी थोड़ा सा पीछे हटता हूं, चुनौती नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह को अब ये लग रहा है कि कुछ तो हो पार्टी का, कुछ तो बदलो। जो सिस्टम काम नहीं कर रहा उसको बदलो, जो आदमी काम नहीं कर रहा उसको बदलो, जो प्रॉब्लम मालूम है उसको ठीक करो। तो एक जब सीनियर लीडर की अति हो गई कि भाई अब और कितना, 3 लोकसभा चुनाव हार गए, 90 विधानसभा के चुनाव हार गए, और कितनी आपको इंतजार करनी है, और कितनी हार झेलनी है जिसके बाद जागोगे। मैं तो ऐसे देखता हूं कि दिग्विजय सिंह जो अपनी पार्टी को झकझोर रहे हैं और राहुल गांधी को नाम लेके कह रहे हैं कि आप ही नेता है ना, तो आप ही को करना पड़ेगा ये। समीर जी देखिए, अभी आपने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के राहुल गांधी के पहले राजनीतिक गुरु थे। अगर आप दिग्विजय सिंह से पूछोगे तो वो साफ मना कर देंगे। कोई भी गुरु ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य ऐसा निकले कि उसके ट्रेनिंग देने के बाद भी शिष्य वहां रहे, वो ये स्वीकार नहीं करेंगे। और अब देखिए, दिग्विजय सिंह की उम्र हो गई 78 ईयर्स की। 78 साल में दिग्विजय सिंह को यह ज्ञान आ रहा है कि संगठन मजबूत होना चाहिए। 78 साल में दिग्विजय सिंह ये कह रहा है कि संगठन मजबूत होना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह को उस बात का उदाहरण भी बताना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, संगठन में रहे, तो गुना में और राधौगढ़ में तो उन्होंने क्या संगठन को मजबूत होने दिया? गुना और राधौगढ़ की सीट में क्या, राजगढ़ की सीट में उन्होंने क्या किया? या तो मैं सांसद रहूंगा, या मेरा भाई सांसद रहेगा, मेरा बेटा वहां से विधायक रहेगा, मेरा भतीजा वहां से लड़ेगा। क्या दिग्विजय सिंह ने कोई आदर्श प्रस्तुत किया अपने क्षेत्र के अंदर कि भाई संगठन मजबूत करने के लिए मैं दूसरे लोगों को वहां पर लेकर आता हूं? जिस दिग्विजय सिंह ने 10 साल मध्य प्रदेश की राजनीति को और संगठन को अपने मनमाफिक चलाया, न कमलनाथ की सुनी, न माधवराव सिंधिया की उस समय उन्होंने सुनी, वो अब कह रहे हैं कि भाई संगठन मजबूत कीजिए। और अब दिग्विजय सिंह तो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं ना। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल अब मार्च में खत्म हो रहा है। अब मध्य प्रदेश से 1 सीट राज्यसभा होगी, तो क्या राज्यसभा वापस जाने के लिए दिग्विजय सिंह पार्टी पर दबाव जमाना है? यार दिग्विजय सिंह कह दे कि भाई युवाओं को भेजा जाए, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा, तो दिग्विजय सिंह का असहमति दिग्विजय सिंह पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उदाहरण तो आप प्रस्तुत कर सकते थे ना। वो तो अलग दिग्विजय सिंह बताया जो पार्टी के नेतृत्व से मांग कर रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष बना दो, 2029 का चुनाव नहीं, तो दिग्विजय सिंह का जो क्षेत्र है वहां तो दिग्विजय सिंह कर सकते थे ना संगठन के लिए। एक सीनियर नेता अपनी पार्टी के नेता को टैग करके सवाल पूछ रहा है कि आपने पार्टी को स्ट्रक्चर क्या दिया आपने पार्टी को? तो तब अच्छा होता है कि दिग्विजय सिंह लिखते कि देखे मैंने अपने क्षेत्र में, राजगढ़ में, गुना में, राधौगढ़ के अंदर संगठन प्रॉब्लम क्या है? समीर जी अपना परिवार बात करते हो, समीर जी राहुल गांधी से संगठन लेके आइए। मेरी बात 10 सेकंड। प्रॉब्लम यह है कि आप जा रहे हो दिग्विजय सिंह पे, मुझे दिग्विजय सिंह से मतलब नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जिससे कहा, जिसको कहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है ना। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, क्या है ऐसा आदर्श तो भारतीय जनता पार्टी में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो सवाल समीर जी उठा रहे हैं कि भाई आप, तो ऐसे तो उदाहरण, हजारों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो जाएंगे, जो जिन्होंने पिता ने अपने पुत्र को आगे बढ़ाया, पुत्र ने, ये तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा महत्वपूर्ण है कि दिग्विजय सिंह ने एक सवाल खड़ा किया है, नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है, बिल्कुल ठीक। दूसरा संगठन को लेकर के सवाल किया है, तीसरा ये बताया जा रहा है भाई इतने दिनों से हम हार रहे हैं लगातार। इसमें वो चीज भी है कि जो हम लोग विमर्श बाहर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, उससे ज्यादा बड़ी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ने की क्षमता खो चुकी है। आप ये देखिए ना, ये महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, इलेक्शन कमीशन के जैसा ही रिफॉर्म पार्टी को चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी का, वोट चोरी कह रहे हैं, वो भी है, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिफॉर्म करो। चैलेंज है सर। तो फिर दिग्विजय सिंह बोले ना कि कामराज प्लान लेके आया जाए कांग्रेस के अंदर,
सारे मुख्यमंत्री और सारे संगठन के लोग इस्तीफा देंगे, रवि जी, संगठन आज के लिए काम दिग्विजय सिंह करेंगे। से वो भी है, राम आप राम संगठन के है। लिए काम करोगे नहीं, कमलनाथ संगठन के लिए काम करेंगे नहीं, और आप कहोगे कि संगठन मजबूत करो, आप बोलो ना कि हम त्याग देने को तैयार है पार्टी के लिए, हम कोई पद नहीं लेंगे। अरे सर, संगठन में मुद्दे काम पे करेंगे। आइए। क्या कामराज के राहुल लिए जी कामराज होना पड़ता है क्या ना। राहुल गांधी इस पर कुछ संज्ञान लेंगे? सवाल देखिए, ये इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, दिग्विजय सिंह की जो बात वो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इशू क्या है? आज इशू है CWC की बैठक हो रही है। दिग्विजय सिंह जिनको आपने गुरु का, वो गुरु रहे हैं उनके सब लोग, और वो चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को। इस दृष्टि से भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो सबसे प्रिय विषय है SIR या वोट चोरी, उसी को वो चैलेंज कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वो तुलना चैलेंज कर दी कर उसकी पार्टी तुलना रिफॉर्म कर से। दी पार्टी रिफॉर्म से। तो ये बड़ी बात है, और ऐसे समय में जब CWC की बैठक हो रही हो उससे पहले, और फिर उनको प्रभु जय श्री राम भी याद आ रहे हैं, बार-बार जय श्री नरेंद्र राम मोदी भी But- याद आ रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीजें मैं मिलकर कहूंगा- एक ऐसा नेट बन रही है। आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन मैं कहूंगा दिग्विजय सिंह जी, फुल मार्क्स टू यू। फुल, अरे पार्टी के अंदर सवाल उठाया आपने, खुल के एक अच्छी बात कही है, अभी बहुत अच्छी बात है। एक बात और जोड़ नहीं, लीजिए बढ़िया काम सर, किया। एक बात और जोड़ लीजिए। अभी CWC की बैठक अगली खबर पे आ जाता हूं। एक CWC की बैठक चल रही है, आप एक लोग लाइन राहुल बोल जी देता का नाम बार-बार हूं। एक क्यों ले रहे हैं? CWC की बैठक चल रही है, तो अभी उसमें और कौन कौन बोल रहा है, सारे नंबर दिग्विजय सिंह जी को ही मत दीजिए। नहीं, अब इन्होंने बढ़िया काम किया। नहीं, ये बढ़िया काम किया। ठीक, अब आप बोलिए सर। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं, राहुल जी का नाम आप लोग बार बार जाने को ले रहे हैं। अध्यक्ष खड़गे जी उन्होंने जवाब दिया, आप पढ़िए कितना लंबा जवाब दिया है। इन्हीं को दे दिया। सीधे नहीं दिया है, बहुत लंबा लिखा है कि हम क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत डिटेल में खड़गे जी ने बहुत लंबा खराब कर दिया है। प्रॉब्लम वही है। तो अब मतलब उसमें सीधी अच्छा, आप राहुल खड़गे जी को जी आप को लोग परेशान आप करते हैं। खड़गे अगली जी को खबर नेता सुनो साहब, मानते हैं। एक और मजेदार खबर आपको देता हूं, उत्तर प्रदेश से खबर आई पहले कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि साहब हम यूपी में अकेले लड़ेंगे, 1 साल के बाद चुनाव है। उसी व्यक्ति ने जिसने कहा था कि हम 403 सीटों पर, सभी सीटों पर लड़ेंगे, अब उसी व्यक्ति ने यह इशारा दिया है कि मायावती जी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। मतलब हमारा प्रयास होगा कि हम मायावती जी के साथ जा सकें। मतलब इशारों में उन्होंने कहा, सीधे तो कोई नहीं कहता। मायावती जी ये घोषणा कर चुकी हैं कि मैं इलेक्शन अकेले लड़ूंगी। और याद कीजिए आप, 24 का इलेक्शन था, 24 का ही इलेक्शन था, लगातार बातें हुई थी, 24 का होगा या 22 का होगा, मेरे ख्याल से 24 का था। कांग्रेस और मायावती जी के बीच में खूब बात हुई थी। बात तो यह भी हुई थी कि इसमें प्रियंका गांधी बहुत इंटरेस्टेड थी, और सोनिया जी के और मायावती जी के इक्वेशन बड़े अच्छे बताए जाते हैं। ठीक सर, गलत तो नहीं कह रहा? बहुत अच्छे इक्वेशन है दोनों के, मिलते हैं तो गले मिलती हैं, दोनों गले मिलती हैं। लेकिन मायावती जी इस चुनाव से पहले 2-3 इलेक्शनों में बिल्कुल सपाट थी। मतलब वो इलेक्शन जी जान से लड़ी ही नहीं। इस बार वो इलेक्शन में दिख रहा है कि वो कुछ जान लगाना चाहती हैं, या दिखे तो सही कि हम लड़ रहे हैं। वजह क्या है, उनका जो कोर दलित वोट था वो भी टूटने लगा। इस लोकसभा में सपा बस कांग्रेस को भी चला गया, पहले बीजेपी को चला गया था। तो अब उनको कही भाई ये जो मेरा 10-12% है, इसको तो मैं बचा के रखूं, कम से कम लड़ाई उसकी है। लेकिन कांग्रेस को क्या मिलेगा मायावती जी के साथ जाके? और मायावती के साथ कांग्रेस जाती है, मान लीजिए, एक फर्ज कर लीजिए, तो क्या अखिलेश जी कंफर्टेबल होंगे? बुआ भतीजा तो साथ लड़के देख चुके, और उसके बाद बुआ जी ने क्या क्या कहा था भतीजे के लिए, इनकी वजह से हम हारे, इनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं होता है। तो वो सारी पृष्ठभूमि में ये प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो क्या ठीक कर रही है अपने लिए? हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी से बात की थी अविनाश पांडे, जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। सुनिए आप। क्या अभी कांग्रेस पार्टी में मंथन बाकी है, या आप लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है, जैसा था लोकसभा के चुनाव में, मोटा मोटी उसी स्वरूप में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? या आपको लगता है अभी डेलिब्रेशंस बाकी हैं, आपकी लीडरशिप को तय करना बाकी है? क्या नए, अब क्योंकि यूपी में मायावती बड़ी भूमिका निभाती हैं, तो क्या कोई नए समीकरणों की भी कोई उम्मीद है 27 में? इस संभावना से तो कोई भी निकार नहीं सकता। संभावनाएं निश्चित रूप से आपको स्वीकारना होगा कि संभावनाएं हमेशा संभावना के आधार पर राजनीति और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले हमको हमारे संगठन, हमारे जो नेतृत्व, उस पर विश्वास रखकर हमें अपने आप को मजबूत करना है। आने वाले समय में जैसा आपने कहा कि इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एग्जिस्टेंस में है। इंडिया गठबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे की भी रणनीति बना रहे हैं, और संभावनाओं का जो आपने बात की कि जब जिस प्रकार से संभावना रहेगी, रूल आउट नहीं कर रहे बहन जी, अगर कोई ऐसी संभावना बने 27 से पहले, हालांकि उन्होंने कहा है शील गो सोलो। तो हमेशा कहते रहती हैं, बोलती रहती हैं। उनका उद्देश्य जो है, जब मौका आएगा तो उस पर भी हम कमेंट करेंगे। तो क्या ये खिचड़ी जो है, अभी तो हांडी भी नहीं चढ़ी, लेकिन क्या ये पकाने के विचार हो रहे हैं? त्रिपाठी जी क्या लगता है, बसपा और कांग्रेस? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत अर्ली है ये। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को पता है कि कांग्रेस पार्टी उनको कुछ एडिशन करती नहीं है, कांग्रेस पार्टी से उनको कोई लाभ नहीं होता है।
वो पुराने चुनाव से जब पहली बार उनका हुआ था तब भी उनको बहुत अच्छे से याद है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जैसा है। कांग्रेस को भी पता है तो शायद वो सीटें थोड़ा अच्छी मिल जाएं, थोड़ा बार्गेन करते वक्त थोड़ा ठीक रहे। मैं इसको बस ऐसे ही देख पाता हूं, क्योंकि मायावती को बहुत अच्छे से पता है कि उनकी जो अभी पार्टी की स्थिति है उसमें जब तक वो अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, या हो सकता है कि अंतिम समय में जब उनको लगे कि बहुत हमारी ताकत बढ़ रही, अगर थोड़ा सा कांग्रेस का वोट बढ़े, जुड़ जाए तो हम कुछ ताकत में आ जाएंगे, तब भले करें। लेकिन मायावती फिलहाल किसी के साथ नहीं जाने वाली। मायावती आपको लगता है इलेक्शन में अकेले ही जाएंगी सर? आमतौर पर इलेक्शन वो अकेले जाती हैं, यदि करना भी होता है तो पोस्ट पोल वो अलायंस देखती हैं। लेकिन कांग्रेस और लोकसभा लड़ी है मिलकर, मेरे ख्याल से लोकसभा लड़ी है उनके साथ, विधानसभा नहीं लड़ी। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी का यदि वोट कॉम्बिनेशन देखें तो वो एक बेहतर वोट कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन मायावती जी कांग्रेस के साथ जाएंगी, मुझे पता नहीं। आज तो सैटरडे है तो ईडी का दफ्तर बंद है, लेकिन कई बार तो खुलता भी है। ये तो आप गलत, मैंने इसको कहते हैं ना, जो नहीं है वो कह रहे हैं बीजेपी जाने देगी क्या मायावती जी को कांग्रेस के साथ? नहीं, अगर वो चाहें भी तो। नहीं मैंने बीजेपी की बात नहीं, मतलब वैसे एक खबर बता रहा हूं, आपने कहा ठीक। नहीं, ये अच्छा तंज कर रहे हैं। जो चुटीला व्यंग है ना, उनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का प्रयोग करके मायावती को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने से मना कर देगी। ऐसा है नहीं, उनका अपना कोर वोट बैंक है। और वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये यदि कॉम्बिनेशन होता है, जो आपने कहा ना कि इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि अखिलेश के साथ जाने से ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो मायावती के साथ जाए। क्योंकि दलित मुस्लिम कंबाइन जो है उनका कोर वोट था, ओबीसी उनका कोर वोट नहीं था। कांग्रेस पार्टी का कोर वोट ओबीसी नहीं रहा है, और खास करके मंडल कमीशन के बाद तो वो एकदम ही पूरी तरीके से बिदक गया था। तो वो कोर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास रिटर्न होकर के आ जाए, इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं होती है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ ओबीसी से भी बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि मायावती से बेहतर कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प होगा। क्या मायावती तैयार होती है इसके लिए, ये देखना है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस भी तो एक्सप्लोर कर रही होगी, हो सकता है कि अखिलेश जी अकेले लड़े, तो कम से कम ये भी तो देखना चाहिए। आप केवल मायावती जी पर जा रहे हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग बात है कि क्या अखिलेश जी ने दरवाजे बंद कर दिए तो वो देख रहे हो कि भाई क्या पता ऐसा हो जाए। क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा ना हम अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस को अकेले लड़के क्या मिलेगा ये सबको मालूम है। तो सवाल यही है, बिल्कुल ठीक कहा कि अखिलेश जी ने क्या 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 कल ही बताया था ना कि 387 सीट पर कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया था उत्तर प्रदेश। सर अगली खबर जल्दी जल्दी, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब मजेदार खबरें हैं। बिहार की बात आपको बताता हूं। बिहार में लड़ाई है बंगले की। चुनाव तो हो गया, अब बचा है बंगला। और नेता के लिए बंगला बच्चे जितना प्यारा होता है। गलत नहीं सर, जहां गलत बोलूं प्लीज चेक कर दीजिएगा मुझे। नहीं, बच्चे कहां प्यारे होते हैं, सब जगह तो चले गए। आप जिस बंगले की बात कर रहे हैं वहां बच्चे ही तो अलग अलग हो गए। बंगला ज्यादा प्यारा है, बंगला ज्यादा प्यारा होता है। तो हुआ क्या, राबड़ी जी को बंगला खाली करने का आदेश मिल गया। राबड़ी जी का बंगला जिसमें वो कई साल से रह रही थी, 10 सर्कुलर रोड वाला, वो बंगला जो है मुख्यमंत्री के बंगले से सटा हुआ है। भाई कॉमन 4 दीवारी है, ऐसा बताया गया मुझे। तो वो इतना प्राइम जगह का बंगला, मुख्यमंत्री का बंगला के बगल वाला बंगला। तो उस समय काफी घमासान हुआ था। उनकी पार्टी ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे बंगला। हम फिर खबर आई कि लालू जी अपना एक अपना बंगला बनवा ही रहे हैं, निजी बंगला। उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। कल रात को कुछ हलचल हुई, कुछ गाड़ियां निकलनी शुरू हुई उसी राबड़ी जी के आवास से। यहाँ रहते हैं लालू जी, राबड़ी जी। उनके जब बेटियां आती हैं तो वो भी यहीं आती हैं। तेजस्वी जी को अपना बंगला अलॉटेड है, लेकिन वो भी ज्यादा समय यहीं रहते हैं। तो यही परिवार का गढ़ यही है। तो ये रात को गाड़ियां निकलने लगी, ट्रक, मिनी ट्रक वगैरह, इसमें गमले हमले लदे हुए थे, कुछ पौधे वौधे थे, वो निकलने लगे। तो ये हलचल हो गई कल शाम से कि खाली कर रही हैं घर, खाली कर रही हैं राबड़ी जी, लालू परिवार घर खाली कर रहा है। फिर ये सफाई आई कि नहीं, घर खाली अभी नहीं कर रहे हैं, कुछ सामान शिफ्ट किया है। खबर ये आई कि तेजस्वी जी अपना सामान लेके वो अपने बंगले में चले गए। उन्होंने पूरा शिफ्ट कर दिया। मतलब यहां पर बेटियों का कुछ व्यवस्था होती हो तो वो, और लालू और राबड़ी जी का उनकी व्यवस्था घर के अंदर बाकी है। लेकिन धीरे धीरे ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनको जो इसके बदले में दूसरा सरकारी आवास आवंटित हुआ है उसमें जाने से ये मना कर रहे हैं कि हम उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन इनको दिसंबर में बंगला खाली करना है, तो ये बंगला खाली करके फिर जाएंगे कहां? मुझे लगता है सरकारी आवास में ही उनको जो है वो जाना पड़ेगा। इस पर जेडीयू का एक रिएक्शन है, उन्होंने क्या बोला देख लेते हैं। आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। राबड़ी देवी जी, रात के अंधेरे में मकान क्यों खाली कर रही हैं? दिन के उजाले में क्यों नहीं? जनता और मीडिया से क्या छुपाना चाह रही हैं आप कि सरकारी संपत्ति का कैसे दुरुपयोग आपके यहां हो रहा था? क्या कोई खजाना छुपा के रखी थी वहां क्या, कि आपको रात में चोरों की तरह से करना पड़ रहा है? दरअसल लालू परिवार
दिन के उजाले में कोई काम कर ही नहीं सकता, ये मालूम है कि भ्रष्टाचारी परिवार है, अपराधी परिवार है। देखिए, बंगला खाली करने का नोटिस मिला, लाख फजीयत होने के बाद वह खाली कर रहा है, वह भी रात के अंधेरे में जनता और मीडिया से छुपा करके। उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और ध्यान रखिएगा, यहां से टोटी खोलकर नहीं ले जाइएगा। ये बीजेपी के प्रवक्ता थे, माफ कीजिएगा, जेडीयू के नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने तो एक प्रवक्ता का ये भी स्टेटमेंट देखा कि ये बंगला जब खाली हो जाए समीर जी, तो इस बंगले की प्रॉपर इंस्पेक्शन के साथ खुदाई होनी चाहिए, जाने क्या गाड़ गाड़ के रखा हो। अब ये अतिरेक की बात है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वाले वैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और वो तो उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव ने खाली किया था, उसके बाद वो टोटी ले जाने का जो अखिलेश यादव को चिपका दिया गया है। तो अब बिहार में जिक्र हो रहा है कि भाई जब लेके जाए, अब कल रात को गमले लेके जाए, पेड़ पौधे लेकर गए वहां से रात को, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये सरकारी पेड़ पौधे थे, सरकारी माली उसकी रखवाली का तरह सरकार के लगाए हुए थे, वो छोड़ के जाना था, वो पेड़ पौधे सरकारी लेके गए। क्या फर्नीचर जो सरकार का लगा हुआ है वो भी लेकर जाएंगे? तो मुझे लग रहा है जब मकान खाली करेंगे, जब चाबी ये विभाग को देंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग को चाबी हैंडओवर करेंगे, वो सर्च करेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या सरकारी सामान यहाँ पर रखा है, क्या सरकारी सामान वो लेकर चले गए। अब उसके बाद जब सरकार अपनी रिपोर्ट जारी करेगी, अधिकारी बताएंगे, तब पता पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सरकारी सामान लेकर जाएंगे। वो भी जानते हैं कि अब की तारीख में राजनीति ऐसी नहीं है कि अब जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, अब उनका निजी सामान उन्होंने कुछ फिट किया होगा एसी, तो निश्चित रूप से वो निकाल कर अपने एसी और बाकी सामान उनको तो ले जाएंगे। टोटी और बाकी चीजें मुझे नहीं लगता है कि जो कोई आदमी इतने अरसे से रह रहा होता है उसने अपना सामान लगाया ही होता है, इसमें कोई बात नहीं। कह रहे नहीं भाई, ये तो क्योंकि इसको एक इशू बनाया गया वहां पे। सरकारी बंगले में अपना एसी क्यों लगाएंगे? एसी नहीं सर, कुछ बाकी और कुछ तो नहीं, वैसी बात भी ठीक है अपना, मतलब लेकिन कुछ तो आप लगाते सरकारी बंगले में, लोग अपने भी ऐसे लगाते। चलिए, एनीवे, ये तो जब बंगला पूरा खाली होगा तब पता चलेगा क्या छूटा क्या ले गए। अब एक इंटरेस्टिंग खबर आपको महाराष्ट्र की देता हूं मैं। महाराष्ट्र में बीएमसी और लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं और जगहों पर। इसके अंदर क्या हो रहा है, सारे पुराने रिश्ते जुड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, दोनों भाई मिल गए पहले तो, ठाकरे बंधु। अब ये एक अभी पोस्ट किया सुधीर सूर्यवंशी, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, इनके बारे में एक चीज आपको मैं बताता हूं। सुधीर जी सुन रहे हो तो बुरा ना माने कि सुधीर जी को शरद पवार कैंप की सारी खबर रहती है, सारी। सर गलत नहीं? हाँ, बराबर है। शरद पवार कैंप की सारी खबर होती है इनको, शरद पवार अजीत पवार कैंप की। वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी मर्जर, देखिए क्या लिखा है, एनसीपी मर्जर, कि एनसीपी के दोनों धड़े जो हैं वो एक हो सकते हैं। और अजीत पवार लाइकली टू लीड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स व्हाइल सुप्रिया सुले हैंडल्स अफेयर इन दिल्ली, कि दिल्ली की राजनीति करेंगी सुप्रिया सुले और चचेरे भाई अजीत पवार जो इस वक्त डिप्टी सीएम है वो करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति। अरे इसी सवाल पर तो अजीत पवार अलग हुए थे, पार्टी तोड़ के अलग हुए थे। ये चाहते थे कि राज्य में मुझे राजनीति करने दो, बेटी को शरद जी जो है वो दिल्ली भेज दें। अब ये, लेकिन अब ये बात एक नए सिरे से उठी है, तो ये इसमें कहीं तो कोई चिंगारी है। 2-3 कारण है इसके अंदर। एक तो अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, बारामती का है, पश्चिम महाराष्ट्र में जहां शरद पवार और अजीत पवार का होल्ड है, वहां वो मिलकर लड़ना चाहते हैं कि भाई सत्ता बनी रहे। और अभी जो 288 जिला पंचायत के चुनाव परिणाम है उसमें बहुत बुरी तरीके से शरद पवार की हार हुई है। तो शरद पवार को लग रहा है कि भाई अब विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे, लोकसभा में जरूर हमारे 8 सांसद है, लेकिन विधानसभा चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, और अब बाकी कॉर्पोरेशन के जो 29 चुनाव होने वाले उसमें बहुत कुछ शरद पवार के लिए नहीं है। सबसे बड़ी चिंता शरद पवार की है कि अगर शरद पवार को राज्यसभा जाना है तो मार्च में शरद पवार का राज्यसभा खत्म हो रहा है। शरद पवार को राज्यसभा की भेजने की स्थिति में ना उद्धव ठाकरे है, ना कांग्रेस है, ना शरद पवार खुद है। तीनों मिलकर भी शरद पवार वापस राज्यसभा नहीं जा सकते। तो ये हो सकता है कि मर्ज हो तो शरद पवार को राज्यसभा भेजा जाए, सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए। लेकिन अगर केंद्र की राजनीति सुप्रिया सुले करेगी तो फिर प्रफुल्ल पटेल क्या करेंगे? अभी ईवीएम पर इन्होंने कहा था मैं सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं 4 बार ईवीएम से जीत के आई हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो मुझे लग रहा है कि मर्जर होगा, आपस में होगा, लेकिन अब क्या होगा? प्रफुल्ल पटेल संभावना लगती है आपको? 100% होगा, ये होना तय है आने वाले। एक है शरद पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल उसका मतलब एकदम मराठी में कहें तो श्री गौतम अडानी यांचे शुभ हस्ते, यानी श्री गौतम अडानी जी के शुभ हाथों से माननीय खासदार श्री शरद चंद्र जी पवार, उसके बाद विश्वस्त श्री अजीत पवार, सुप्रिया सुले और सुनीत्रा पवार कल रविवार पुणे में सब लोग शामिल होंगे। तो गौतम भाई ने कहा कि भाई चाचा भतीजे लड़ना बंद करो, और ये लोग मान गए। इसमें कौन सी बात है? तो गौतम भाई का हाथ तब नहीं छोड़ा जब राहुल गांधी ने बस वही मैं कह रहा हूं, मुद्दा उठा रखा था। उनके कहने पर ये दोनों हाथ भी साथ आ गए ना। सर एक ब्रेक का समय हो रहा है, जाते जाते एक बयान सुना दीजिए, आपको इस पर भी आनंद आएगा
चंद्रबाबू नायडू, इस पे देखिए कितना लगातार पैसा एक देंगे? चीज हो रही है सर, इस पर कितना पैसा देंगे? इस पर अभी देखिए तो मजा आया तो उसकी बात है ना। दक्षिण की राजनीति हिंदुत्व की करवट ले रही है, इस बात को अभी बात करते हैं। बिल्कुल, दक्षिण की राजनीति हिंदुत्व की करवट ले रही है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले भी कई बयान दिए हैं, एक ये बयान सुनिए। इन्होंने कहा हॉलीवुड के हीरो नहीं, अपने हीरो की बात करो, बच्चों को अपने हीरो बताओ। और क्या बोले, राम और उसके बाद बोले कि हनुमान जी सुपरमैन से बहुत ताकतवर हैं, अर्जुन वो आयरन मैन से बहुत शक्तिशाली है। आयरन मैन से सुनिए, राम और कृष्ण के बारे में भी बोला। చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన హనుమంతుడు బలవంతుడని చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. బ్యాట్మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కంటే మన అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని వివరించవలసిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. మన కృష్ణుని మహిమల గురించి, మన శివుడి మహత్యం గురించి యువతకు చెప్పాలి. రాముడికి మించిన పురుషోత్తముడు లోకంలో లేడండి. రామరాజ్యాన్ని గురించి కూడా మనం చెప్పాలి. तो राम राज्य, अर्जुन, कृष्ण सबकी बातें कर रहे हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में कर रहे थे सर। संघ प्रमुख वहां पर बैठे हुए थे और संघ प्रमुख ने भी अपना उद्बोधन वहां से बहुत अच्छा इसकी दिया। इंपॉर्टेंस सर, इंपॉर्टेंस ये है कि मेरे ख्याल से विज्ञान देखिए, सम्मेलन है वो, हाँ, साइंस का है, ये भी साइंस का सम्मेलन पे सबसे बड़ा है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आज के दिन में पूरे देश भर में इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उसी का एक हिस्से के तौर पे संघ प्रमुख भी वहां पर थे और चंद्रबाबू नायडू थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चंद्रबाबू नायडू और संघ प्रमुख एक साथ एक मंच शेयर कर रहे हो। मुझे इसके अतिरिक्त कोई दूसरी तस्वीर नहीं निकलती है। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश की राजनीति को आप देखेंगे तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करते आए हैं, यहां तक कि आरक्षण भी देने की बात जो इन्होंने किया है। लेकिन जिस प्रकार से प्रतीकों की बात आज खुल करके उस मंच से कर रहे हैं और जैसा कि उनके डिप्टी भी पवन कल्याण भी करते आए रहते हैं, तो हाँ, तो मुझे लगता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत जो है इसका हो चुका है और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है नरेंद्र मोदी जी को जाता है।